बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 जून पाकिस्तान में बुध की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 200। आज की अहम तरीन खबरों में एक तो आपको ये बताते हैं कि जितनी भी अफवाहें थी या झूठ फैलाया गया था कि इमरान खान की उनकी बहनों के साथ या कम से कम एक बहन के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी, वो एक बार फिर सब कुछ झूठ निकला। ट्रक की बत्ती निकली और कल बहनें शाम 7-8 बजे तक अडयाला जेल के सामने मौजूद रहीं, कोशिश करती रहीं कि उनके भाई की उनसे मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। यहाँ ये ज़हन में रखिए कि पिछले तकरीबन अब 6 महीने से एक आध मुलाकात के अलावा इमरान खान साहब को मुकम्मल आइसोलेशन में रखा गया है। उनके ख़ानदान को उनकी आँख की खराबी के बावजूद, जी हाँ, आप सबको पता है कि उनकी 85% के करीब दाईं आंख की बीनाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बावजूद इमरान खान साहब को उनकी बहनों के साथ नहीं मिलने दिया गया, उनके ख़ानदान की किसी भी शख्सियत के साथ उनको नहीं मिलने दिया गया। जितनी भी इत्तलात हम आपको देते हैं कि उनकी आंख में इतनी बीनाई ख़त्म हुई है, कुछ बेहतरी हुई है या नहीं हुई, ये सब हुकूमती प्रोपेगेंडा है कि बेहतरी हुई है या नहीं। जो आखिरी बार सलमान सफदर साहब की, वकील साहब की उनसे मुलाकात हुई थी, उसमें इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया था कि उनको इलाज का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब कि उनकी आंख बेहतर नहीं हो रही। उसके साथ ही साथ आपने देखा है कि एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से अब अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें भी हैं। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो असल कुंजी है, चाबी है, वो पैसों के अंदर है। पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स जो हैं उनको सिर्फ पैसों की ज़ुबान समझ आएगी। जो ताकत की ज़ुबान है वो उन्हें या तो तब समझ आएगी कोई उनसे ज़्यादा ताकतवर हो। अब एक 7-8 लाख की मिलिट्री और जिसके पास एयरक्राफ्ट भी हैं, जिसके पास बॉम्बर भी हैं, तो टैंक, हर चीज़ है, और फिर नीचे मैंने आपको बताया था कि इतनी ही तादाद की पुलिस जो उनके कब्ज़े में है, उन सब से जुल्म करवाने में या ताकत की या बंदूक की जो आवाज़ है वो उनसे मजबूत होगी तो वो सुनेंगे, उनसे कम होगी तो वो नहीं सुनेंगे। और अब आम आवाम जो है या एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उनके पास तो ऐसी कोई ताकत नहीं होती। रही बात जो इंटरनेशनली, मैं बार बार ये बातें आपके सामने कहता रहता हूँ, इंटरनेशनली जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए वॉच डॉग का काम करना होता है, रूल ऑफ लॉ के लिए करना होता है, वो यूनाइटेड नेशंस हो, यूरोपीय यूनियन हो, कॉमनवेल्थ मतलब यूनाइटेड किंगडम हो या अमेरिका बहादुर हो, ये तमाम के तमाम की भरपूर आशीर्वाद उनको मुयस्सर है। आप याद कीजिए कि 2024 का इलेक्शन चोरी किया गया और उसके अंदर जो यूरोपीय यूनियन है वो भी शामिल है खामोशी में, कॉमनवेल्थ भी, मतलब यूनाइटेड किंगडम ने भी छुपा के रखी रिपोर्ट, अमेरिका ने उसके ऊपर कोई बात नहीं कही कि आपने गलत किया या सही किया। आखिरकार ड्रॉप साइट ने वो रिपोर्ट छाप दी, जिसके बाद मजबूरन इनको बामरे मजबूरी आप ये कह लीजिए कि वो रिपोर्ट जो है कॉमनवेल्थ को पब्लिश करना पड़ी। तो इमरान खान के साथ जो भी सलूक हो रहा है, उनके साथी जो उनकी पार्टी से हैं उनके साथ, उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी के साथ, इस पर इन्हें इंटरनेशनली कोई प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर एक ही है और वो पैसों का है। अब उसमें मामला जो हैं वो दगरगू हैं। ये पहले ज़रा मैं आपको जो सेनेटर औरंगज़ेब फॉर्म 47 के हैं, जो आजकल मशीर ख़जाना है, चौधरी निज़ामुद्दीन ने उन्हें लगा रखा है, वो उन्हीं के आदमी हैं। मीन ख़जाना चौधरी निज़ामुद्दीन ने फेडरल में भी अपने पास रखा हुआ है। गौर कीजिए, नून लीग ने भरपूर कोशिश की है इनको निकालने की। मतलब जब से तकरीबन सियासी तौर पर इसहाक डार पैदा हुए हैं, वो वज़ीर ख़जाना ही हैं। जो बुल्ले वो यहाँ पर लूटते हैं वो कहीं उनको नहीं मिलते। शरीफ ख़ानदान भी उन्हीं को रखना चाहते हैं क्योंकि वही होते हैं। तो बिजली घरों के अंदर से किकबैक्स और तमाम चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग और सब चीज़ों के इल्ज़ामात लगते हैं। जितना माल पानी है ये वजारत ख़जाना अपने पास रख कर मुयस्सर होता है। इसलिए इसहाक डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल को भी नहीं रहने दिया था वज़ीर ख़जाना, हालांकि उन्हें मिलिट्री जर्नल्स चाहते थे कि वो रहें। उसके बावजूद ऐसी साजिश की थी कि उनका काम तमाम कर दिया था। अब इसहाक डार साहब ने भरपूर कोशिश कर ली कि औरंगज़ेब साहब को हटाना है, लेकिन क्योंकि इनके पीछे चौधरी खड़े हैं, मीन पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स इनको लेके आए हैं, तो इनको नहीं हटाया जा सका भरपूर कोशिश के बावजूद। तो अगर आप गौर करें तो चौधरी साहब के पास बलूचिस्तान की तो पूरी हुकूमत है, वो तो है ही उनके कब्जे में। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही है, लेकिन बलूचिस्तान तो डायरेक्टली उनके कब्जे में है। पंजाब जो है वो ज़ाहिर है नून लीग को उन्होंने खुद बैठाया हुआ है, तो वो भी इनडायरेक्टली उन्हीं के कब्जे में है। वफाक डायरेक्टली उनके कब्जे में है क्योंकि वहां उन्होंने अपनी मर्जी का फाइनेंस मिनिस्टर लगाया हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग बात होगी कि बलूचिस्तान
और वफाक के बाद अगर कोई सूबा ज़्यादा कंट्रोल में उनके, वो खैबर पख्तूनख्वा है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो मशीर ख़जाना लगा रखा है थ्रू अली अमीन गंडापुर, क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान की चॉइस वहाँ पर तैमूर सलीम झगड़ा थे, और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी मैं फिर वजारत आला नहीं चला सकूँगा, मेरा सूबे में उनके साथ मसला है, मुझे हर सूरत कोई और चाहिए। जब कोई और की बात हुई तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से मुजम्मल असलम को पिक किया। जाहिर है इमरान खान ने माजी में उन्हें स्पोक्स पर्सन लगाया था, वो जानते हैं वो कहाँ से आए थे, उन्होंने उन्हें स्पोक्स पर्सन लगाया था और उस नाम से शनासाई थी। फिर जब उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मर्जी का नाम लगाना है तो मुजम्मल असलम साहब की फाल निकल आई, और वो बुनियादी तौर पर वहाँ पर जर्नैली असासा हैं। तो ये आपको सारी बात रिपीट करने की वजह यह है कि आपको ये समझ आ सके कि चौधरी साहब के लिए ये जो पोर्टफोलियो, दो पोर्टफोलियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पोर्टफोलियो जिसके अंडर पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और अदालती मामलात हों, वहाँ पर उन्होंने अपना बंदा ज़रूर रखवाना होता है। दूसरा पोर्टफोलियो जो उनके लिए बहुत, जो सबसे पहला, दूसरा नहीं बल्कि पहला पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट, वो फाइनेंस है। तो देखिए सेंटर में भी शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश के बावजूद, इसाक डार की कोशिश के बावजूद, नवाज शरीफ की कोशिश के बावजूद, जो इसाक डार हैं उनको नहीं लगाया गया औरंगज़ेब साहब की जगह पर। यहाँ ये भी देख लीजिए कि मोहसिन बेग हों या दूसरे लोग हों जो फील्ड मार्शल के बड़े करीब हैं, उन्होंने भी पूरे हमले कर लिए औरंगज़ेब साहब के ऊपर, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई हटा नहीं सका, क्योंकि पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स अपने असासों को इस जगह पर रखना चाहते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने अपना असासा जो है वो लगा रखा है मुजम्मल असलम साहब की जगह। अब आप गौर कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा बार बार आपको बता रहा है कि हम एक पैसा भी नहीं देंगे जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाएगी। दूसरी तरफ 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर औरंगज़ेब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को बता चुके हैं कि हमारे साथ वादा कर लिया हुआ है। तीनों सूबों ने बलूचिस्तान से ये पैसे लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका एक तो बजट कम है, वहाँ पर पहले ही जंग है, वजह कोई और है। वजह यह है कि क्योंकि वहाँ पर चौधरी डायरेक्टली ही उन्हें कंट्रोल करता है। अब गौर करना आपने, ये बारीक बात है, भले आपको रेपिटेशन लगे, लेकिन ये सुनिए और गौर से सुनिए। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वफाक में उन्होंने अपना वजीर ख़जाना या मशीर ख़जाना लगा रखा है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो तो उनके अपने हाथ में है चौधरी के। बलूचिस्तान की पूरी हुकूमत ही उनके अपने हाथ में है। तो बलूचिस्तान से जो भी उन्होंने पैसा लेके यहाँ भेजना है वफाक में, जो उनके अपने हाथ में है, वो तो इंटरनल अरेंजमेंट है। जैसे आपके बैंक में अपने ही अकाउंट होते हैं ना, 2 एक अकाउंट से निकाल के दूसरे में डाल लें तो कौन पूछने वाला है। 3 और जगह हैं जहां से उन्होंने पैसा लेना है, वो है सिंध, वो है पंजाब और वो है खैबर पख्तूनख्वा। ये डायरेक्टली उनके कब्जे में नहीं है, इनडायरेक्टली है। मीन पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी है, नून लीग के पास भले फॉर्म 47 है लेकिन वो पंजाब में बैठी है, और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ बैठी है। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने अपना असासा लगाया हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, तो वहां से भी उन्होंने पैसा लेना, तो उन 3 सूबों की वो बात कर रहे हैं। चौथे बलूचिस्तान की इसलिए बात नहीं कर रहे कि वो कोई महरूम सूबा है या वो पहले ही उसका बजट कम है, वो इसलिए कि वो अपना ही सूबा है, अपने ही हाथ में है, वहाँ से जब मर्जी पैसे ले लेंगे, पहले भी लेते होंगे और दूसरे कामों के लिए, और वहाँ पर जो उन्होंने ऑपरेशंस करने हैं, दूसरे मामलात करने, वहाँ का चीफ मिनिस्टर तो साइन कर ही जाता होगा, सरफराज बुगटी जो भी ये कहेंगे। तो इन 3 सूबों से पैसे निकलवाने। अब ये जो औरंगज़ेब साहब हैं, इन्होंने कल एक और टीवी इंटरव्यू के अंदर, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं, हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था वो भी कोई 5 सेकंड का टुकड़ा सुनाएंगे। कल इन्होंने जो एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बातचीत की, उसमें आसमा शराजी साहबा से बात कर रहे थे, वहां पर इन्होंने सीधा सीधा ही कह दिया कि ये 1 साल का प्रोग्राम नहीं है, गौर कीजिएगा, ये 3 साल का प्रोग्राम है, और 3 सूबों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमसे कोऑपरेट किया है। और दिफा के लिए मतलब उन्होंने साथ कहा कि क्योंकि सूबों के अंदर दहशतगर्दी के ऑपरेशन भी चल रहे हैं मुल्क के अंदर, दिफा के लिए ज़रूरी है, तो दिफा के लिए तीनों सूबों ने अगले 3 साल के लिए पैसे देने का फैसला कर लिया है, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये ज़रा पहले सुनिए इन्होंने आसमा शराजी साहबा को क्या कहा। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ ए वन ऑफ अरेंजमेंट। ये एनएफसी वाली जो डिस्कशन है वो तो साथ साथ चलेगी, इट्स वन ऑफ अरेंजमेंट फॉर दिस ईयर, बट विद अ व्यू कि ये 2 साल के लिए आगे एक्सटेंड होगी, बिकॉज इसका मकसद जो है वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है इन पर्पस कि आप खुद इसको बहुत बेहतर जानती हैं कि वी हैव 2 एक्टिव बॉर्डर्स और 2 सूबों में अंदरूनी खलफशार है। सो वी नीडेड दीज एक्स्ट्रा फंड्स अपने दिफा के लिए, और ख़ास तौर पे जो हमारी ऑल्सो जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है फॉर द सिविल आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि इन दोनों के लिए अराउंड बहुत मशहूर हैं सूबों के कि उन्होंने हमारे साथ ये कोऑपरेशन की है।
सुन लिया आपने, कोई भाम तो नहीं है, कोई उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारी अभी बातचीत हो रही है, हम देखेंगे कौन हमें कितने देता है। उन्होंने कहा कि 1 साल के पैसे तो हमें मिल गए हैं और 2 साल अगले ये जारी रहेगा, तो 3 साल। अब आपको याद आया जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आखिरी मौका है। अलीमा खानम साहबा ने भी ये ट्वीट किया था, और याद कीजिए उससे पहले मैं आपको ये चीख चीख कर बता रहा हूं कि ये आखिरी मौका है। अगर ये 100-200 अरब जो जर्नल्स के असासे इन्होंने बिठा रखे हैं अपनी अपनी जगह पर, वो भले औरंगजेब हों या मुजम्मल असलम हो, उनके हाथों से ये पैसा निकाल कर ले गए, तो अगले 3 साल फिर बंदूक की ताकत तो आम आवाम के पास होती नहीं, ना होनी चाहिए, ना पुरअमनी हो। अवाम तो अच्छी लगती है, वरना तो मुल्कों के अंदर जो अनारकी फैलती है और फिर जिस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप सबको पता है, जो BLA और सब कुछ हो रहा है। तो दूसरी ताकत अवाम के पास वोट की होती है, वो भी इस्तेमाल करके देख ली, वो भी इलेक्शन लूट लिया, उसकी भी परवाह नहीं है, आपके सामने है। तीसरी ताकत जो अवाम के पास होती है वो होती है अदालत की, आइन की धज्जियां उड़ा दी, अदालतें लूट ली। तो अब आप बताइए, बंदूक की पावर हो नहीं सकती अवाम के पास, और मैंने आपको कहा कि अवाम पुरअमनी रहे तो अच्छी रहती है। जो इलेक्शन की है वो लूट ली, अदालती और आइन की पावर रहने नहीं दी, तो फिर एक ही जुबान है और वो पैसे की है। अब ये पैसा कोई 1 साल के लिए नहीं है कि चलें 1 साल और इमरान खान को जेल में रख लें, अगले साल फिर सौदेबाजी कर लेंगे। वो 3 साल का लंबा अरेंजमेंट करवा रहे हैं। और मेरा खदशा, आल्दो के मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि अब खैबर पख्तूनख्वा से आप सबके प्रेशर की वजह से, मैं बिल्कुल इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, मेरी एक आवाज से कुछ नहीं हो सकता। ये सब आप लोगों का काम है, जब आप लोग लिखते हैं, बोलते हैं, प्रेशर डालते हैं। ये बिल्कुल खामोश थे। आपको याद होगा, एक नहीं मुतद्दद बयानात आए कि हम, शफी जान का बयान आया कि हम बजट पास करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा गौहर खान साहब का एक बयान उनसे मंसूब किया गया। उसके बाद आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा से और भी कई बयानात ऐसे आए जिसमें यह कहा गया, जिसमें यह कहा गया कि बजट जो है वो वक्त के ऊपर पास कर दिया जाएगा, बजट को नहीं रोका जाएगा। यहां तक यह बताया गया कि अगर हम बजट पास नहीं करेंगे तो हमारी हुकूमत ही गिर जाएगी। हमने कन्फ्रंट किया कि यह सच नहीं है, हुकूमत नहीं गिरती। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम 3 महीनों का बजट पास करेंगे, और ये आइन के आर्टिकल 125 में इसकी गुंजाइश है, वो कहते हैं, और उस गुंजाइश को अब हम इस्तेमाल करते हुए 3 महीनों का बजट पास करेंगे, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि ये इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते। ये सलमान अकरम राजा साहब का बयान है लेटेस्ट। मुझे यहां बड़ी खुशी है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं सलमान अकरम राजा साहब का कि उन्होंने ये बयान दिया। साथ ही मैं अफसोस का इजहार भी करता हूं और अपनी ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर भी, कि पिछले साल मैं पॉलिटिकल कमेटी के अंदर चीखता रहा, लेकिन उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब का व्यू पॉइंट यह था कि यह मुमकिन नहीं है, यह कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है। क्या वजह बनी कि उन्होंने अपनी ये पोजीशन तब्दील की या दूसरे दोस्तों ने की, ये मुझे नहीं पता। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी पार्टी के सामने कल भी वही था, आज भी वही है। हमें ये पिछले साल नहीं करना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर और खुसूसी तौर पर उनके वो भाई, वो जो आपने देखे होंगे एक फैसल गंडापुर, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात थे कि उनके फ्रंटमैन वही हैं, उनके लिए सारे काम वही करते हैं। जब हमारे धरने वरने डी चौक से हटाए जाते थे या जितने भी मामलात होते थे पैसे के लेने देने के, वो सभी फैसल गंडापुर ही करते हुए, फैसल अमीन गंडापुर ही करते हुए नज़र आते थे। गाली गलोच भी वही करते थे तहरीक इंसाफ के लोगों को। जो डिसएग्री करता था अली अमीन गंडापुर से, उसको जो एक अभी भी उनके पास है एक ऐसी सोशल मीडिया टीम जिससे वो PTI के लोगों पर हमला आवर होते हैं, और वही हाथ संभाले हुए थे जनरल्स के जो निचले लेवल के टाउट थे, वो फैसल अमीन थे अली अमीन की जगह के ऊपर। जब फैसल अमीन सीनियर लोगों के साथ बदतमीजी कर लेते थे तो फिर कई दफ़ा अली अमीन फ़ोन करके माजरत भी करते थे अपने भाई के बिहाफ पर। बहरहाल अली अमीन गंडापुर का क्योंकि जर्नल्स के साथ तय था कि उन्होंने हर सूरत इस बजट को पास करवाना है। अफसोस मुझे यह है कि उस वक्त चीखने के बावजूद पार्टी में से किसी और ने सपोर्ट नहीं की। आज सभी कह रहे हैं कि 125 के अंदर गुंजाइश मौजूद है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया से एग्जाम्पल्स दी गई, इनके सामने ला के रखी हमने, उसके बाद इंडिया से ला के रखी, मुतद्दद और मुल्कों से ये एग्जाम्पल सामने रखी, लेकिन किसी ने उस वक्त हाथ नहीं पकड़वाया और बजट पास किया गया। अगर उस वक्त बजट रोका जाता तो शायद ये सब कुछ इमरान खान साहब के साथ ना होता, शायद उनकी आंख की बिनाई भी रोकी जा सकती, मतलब कि ये हादसा उनके साथ ना होता।
चलें। मैं फिर भी कहूँगा कि तनकीद बर आए तनकीद नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सुबह के भूले अब घर आए हैं। अगर आज ही सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे दोस्तों को ये एहसास है कि ये 125 में, तो मैं उनकी फिर भी नेकी जानूंगा इसे, क्योंकि अगर वो टाउट होते, अगर वो भी उल्टे सीधे काम जर्नल्स के कहने पर कर रहे होते, तो वो आज भी ये बयान ना देते। इसलिए मैं यही कहूँगा, हुस्ने ज़न रखते हुए यही कहूँगा कि हो सकता है उस वक्त उन्हें कोई एम्बिग्यूटी हो जो आज क्लियर हो गई, क्योंकि अगर वो बददियानत होते तो आज क्यों कहते कि ये 125 के तहत हम 3 महीने का बजट पास कर सकते हैं। तो एक तरफ तो सूबे की बात ये है, सेनेटर औरंगजेब कह चुके हैं कि हमें इन्होंने वादा कर लिया 3 सालों के लिए पैसे देंगे। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह चुके हैं, ये एक जुमला है 5 से 10 सेकंड का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं मशकूर हूं खैबर पख्तूनख्वा का, वहां के चीफ मिनिस्टर का और वहां के जो जर्नैली असासा मुजम्मल असलम साहब हैं उनका, कि उन्होंने हमेशा बहुत कोऑपरेट किया और अभी भी कर रहे हैं। सुनिए जी, हमारी सुहेल अफरीदी साहब के साथ भी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, उसमें मुजम्मल साहब भी मौजूद थे। तो देखिए, मैं आपको ये तो जरूर कह सकता हूं कि इन प्रिंसिपल उनको कोई इसमें इशू नहीं है। चारों सूबे और इंक्लूडिंग केपी, ये हमारी इंटायर IMF प्रोग्राम है, हामिद मीर साहब इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। सुन लिया आपने, ये वो तमाम अरसे का बता रहे हैं कि लगातार अनइंटरप्टेड हमें वहां से कोऑर्डिनेशन मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। मतलब कि ना इमरान खान की बिनाई ने इन्हें रोका सपोर्ट करने से, ना इमरान खान की बीवी के ऊपर जुल्म ने रोका, ना यास्मीन राशिद साहबा पर मजालम में। हमारी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है वो इन्हें पूरे वक्त में मिलती रही है। जाहिर है इमरान खान साहब को जो एक बड़ा रिग्रेट होगा, वो उन्होंने जिस तरह के लोग चूज किए इन पोजीशंस के लिए, उन्हें यकीनन रिग्रेट भी होगा और अफसोस भी होगा। वो जब सोचेंगे कि उनका जो इंतखाब था उन लोगों ने उन्हें धोखा दिया, तो यकीनन उनको तकलीफ भी होगी, लेकिन इट्स टू लेट। उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करने में ये तमाम लोग शामिल हैं जो ज़रा सी भी सपोर्ट उनके लिए लेने को तैयार नहीं है। और ख़ुद फाइनेंस मशीर जो फाइनेंस के हैं वो बता रहे हैं कि हमें अनइंटरप्टेड भरपूर सपोर्ट हमेशा से वहाँ मिल रही है। हमेशा से का मतलब ये है कि गंडापुर के ज़माने में भी और अब अफरीदी साहब के ज़माने में भी कोई उन्हें गिला शिकवा नहीं है। और एक कांस्टेंट इसके अंदर कौन सी पर्सनैलिटी है, पहले भी जर्नैली असासा मुजम्मल साहब थे वहां पर, अभी भी, तो वो कांस्टेंट है। ऊपर चीजें बदलती जा रही हैं, चौधरी ने बटन अपने हाथ में रखा हुआ है। जैसे न्यूक्लियर इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही चौधरी के लिए फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने अपना बंदा वहां पर बिठा के रखा है। तो अब ये कहते हैं कि हम नहीं देंगे पैसे जब तक इमरान खान से बात नहीं होगी। सेनेटर जो औरंगजेब हैं, जो मशीर हैं, वो कहते हैं बात हो गई, दे रहे हैं, शुक्रिया भी अदा कर दिया। आगे वो ये भी कह रहे हैं, उनसे सवाल किया गया कि क्या इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा कहता है, PTI कहती है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो आपको पैसे देंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये शहबाज शरीफ जाने और उनका काम जाने, मेरा काम तो फाइनेंस की हद तक है और मुझे ये पता है कि वो हमें पैसे दे रहे हैं जो हमारी ज़रूरियात है उसके लिए। लेकिन यहाँ ये बददियानती होगी अगर मैं आपके सामने दूसरा वर्जन ना रखूँ, तो फिर मैं एजेंडा ड्रिवन हूँ। दूसरा वर्जन मुजम्मल असलम ने बार बार, अब इस सारे प्रेशर के बाद, पहले वो खामोश थे, मुजम्मल असलम साहब ने वो माइंस एंड मिनरल बिल हो, तमाम जो जर्नैली गंदे काम थे उनका दिफा हमेशा मुजम्मल असलम साहब ने टेलीविजन पर भी किया है, हर जगह किया है। लेकिन इस दफ़ा जब आपने भरपूर प्रेशर सोशल मीडिया के ऊपर और आप अवाम ने डाला है, तो अब मुजम्मल असलम साहब की 2 दफ़ा स्टेटमेंट आ चुकी है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी हम किसी किस्म का पैसा नहीं देंगे। अब देखते हैं कि ये सरप्लस पास करने से भी बाज आते हैं और बजट पूरी मुद्दत के लिए पास करने से बाज आते हैं या नहीं। अगर इन्होंने पास किया तो जो कसर रह गई है वो इनको बीच चौक के वो एक्सपोज करेंगे। ये धमकी नहीं दे रहा, लेकिन अभी लिहाज किया जाता है कि एक ही जमात से, एक ही जगह से हैं। लेकिन अगर इन्होंने इमरान खान के सर की कीमत लगा दी है और इन्हें कोई परवाह नहीं है, तो फिर हमें भी किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। फिर जो थोड़ा बहुत भरम रह गया है वो भी खोल के सबकी जो रियलिटी है, जितनी कम अज़ कम हम रख सकते हुए हमारी ज़ुबान के अंदर ताकत हुई, वो ज़रूर सामने रखी जाएगी। बहरहाल क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, हम इसकी तहसीन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आप ये काम करेंगे तो मैं आपसे अनकंडीशनल अपॉलॉजी करूंगा अगर मेरे किसी भी लफ्ज़ों के थ्रू आपको कोई तकलीफ हुई हो, क्योंकि मकसद मेरा या आपका नहीं, ना मेरी ईगो है, ना आपकी है, ना मेरा। आप मेरे से बहुत अजीम इंसान होंगे, मैं बहुत कमतर इंसान हूं। मैं आपसे इन राइटिंग माफ़ी मांग लूँगा, मैं आपसे वर्बल माफ़ी मांग लूँगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं कि मैं आपको कोई गलत बात कर रहा हूं, मैं तो आपसे जायज़ डिमांड कर रहा हूं। उसके बावजूद मैं आपसे अपॉलॉजी कर लूँगा कि आपका दिल मैंने दुखाया है। अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लूँगा अगर आपने ये तीनों काम किए, क्योंकि ये इमरान खान की ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और मैं दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को
जो विंग है, ISF है, जो यूथ विंग है, जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं, सभी से अपील करूंगा कि प्रेशर बना के रखें। ये दोबारा ना हो कि जैसे गंडापुर आपको ये कह के और दूसरे काम करते रहे, ये भी वही काम जारी हो सारी वहाँ से रख सके। आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि पार्टी मशावरत जो है उसके साथ तैमूर सलीम झगड़ा ने भी ये बयान दिया है कि ये सारी बातें ऐसे नहीं एक दिन कहना चाहिए कि बजट पास कर रहे हैं और अगले दिन कहना चाहिए कि नहीं 3 महीने का कर रहे हैं। मुशावरत करें, वही जो हमने मशवरा दिया था कि कमेटी बनाएं। अच्छा, अब इनमें से कई कहेंगे कि मैं शायद तैमूर सलीम झगड़ा की लॉबी कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि अगर इनको लगता है वो मुनासिब आदमी नहीं तो 3-4 लोगों की और कमेटी बना लें, उन्हें ना शामिल करें। उनको आपको अच्छे नहीं लगते तो और 3-4 लोग मोतबर लोग जो पॉलिटिकली मामलात को समझते हों उनको शामिल करें ताकि वो इंगेज कर सके मिलिट्री जर्नल्स के साथ और बदले में इमरान खान के जायज़ जो आइनी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आप अपनी मर्ज़ी का बंदा लगाएं, जो आपने करना है आउटकम अचीव करें। यही मैं सुहेल अफरीदी को कहूँगा। डोंट वरी कि आप किसको लगा रहे हैं, कोई परवाह नहीं करता। कल रात आप पेशावर के अंदर फिर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, यूनिवर्सिटी रोड पर निकले। अच्छी बात है कि आप अपनी आवाम के अंदर हैं, लेकिन यकीन कीजिए नोबडी केयर्स कि आप ये सारे काम करते हैं कि नहीं। लोगों को आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप इमरान खान के लिए कुछ करेंगे। बाकी आप क्या कर रहे हैं वो शायद 5% है, इससे ज़्यादा लोगों की तवज्जो नहीं है। आप कैसी भी खबरें निकालेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है, जुनेद अकबर साहब से भी तल्ख सवालात हुए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जो सदर हैं PTI के, उनसे सवालात रिपोर्टर्स ने किए अडयाला जेल के सामने कि आपको ओहदा मिला, आपने अभी तक क्या किया। तो उन्होंने कहा कि हम हर फोरम पर इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप कोई अमली इकदाम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं करेंगे कि हम मसलहत के कायल हैं, हम ऐसा कोई कदम नहीं कर सकते जिससे अदारों और आवाम के दरमियान खला पैदा हो। कितना और खला पैदा होना है जुनेद अकबर साहब, मतलब कितना और खला पैदा होना है। बिनाई तो 85% छीन ली। ये क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ के ज़िम्मे है कि खलाबाज आप ही हैं सिर्फ, कि खला को आपने ही ठीक करना है। दूसरी तरफ से खला जो है उसके ऊपर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी ये हम नहीं करना चाहते। असद तूर ने एक बार फिर कहा है कि इमरान खान को जुमेरात वाले दिन जेल से निकाला गया और गौहर खान की उनसे मुलाकात करवाई गई। उनकी खबर है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये खबर दुरुस्त है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। आगे बढ़ते हैं। नौरीन न्याजी साहबा, इमरान खान की बहन, उन्होंने कहा है कि हम तब तक जेल के सामने आती रहेंगी, बहनों के तौर पर तब तक कोशिश जारी रखेंगी जब तक हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलता, बातचीत शुरू नहीं होती और उनके जो आइनी हकूक़ हैं, जो उनके पाकिस्तान के कानून के तहत हकूक़ हैं, वो उनको नहीं दे दिए जाते। हम बहनें पीछे नहीं हटेंगी। ये हसान न्याजी की वालदा नौरीन न्याजी ने एक दफ़ा फिर इस आप ये कहिए कि अपनी उन्होंने इंडोर्समेंट भी की है। ये जो कुछ कल अडयाला के सामने हुआ है, खड़ा होना, वहाँ पर प्रोटेस्ट करना, और एक दफ़ा फिर उन्होंने अयादा किया है समर का कि हम पीछे नहीं हटेंगी। अब फैसल वोडा की बात कर लें, क्योंकि वो मैदान में दोबारा आए हैं। पिछली रात आए थे, पिछली से पिछली रात, अब पिछली रात भी दोबारा आए हैं। अब वो थोड़ा सा और खुल के आए हैं। पहले तो बाजी का थोड़ा लिहाज किया, अब उन्होंने वो लिहाज ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने सवाल पूछा कि आप कभी जहाज़ खरीद रहे हैं, कभी कुछ। इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। क्यों एक ही पार्टी रेस में हिस्सा लेती है और आखिरी नंबर पर आती है? वो कहते हैं कि एक ही पार्टी है जो रेस में हिस्सा लेती है और आखिरी नंबर पर आते हैं आप लोग नून लीग वाले। कभी जहाज़ खरीदते हैं और कभी कुछ खरीदते हैं। आगे सुनिएगा। करप्शन के बड़े केसेस आ रहे हैं। वफाकी काबीना में तब्दीलियां होनी चाहिए। फील्ड मार्शल और ट्रंप को अमन का अवार्ड मिलना चाहिए। भरपूर तरीके से वो जर्नल्स का जो बयानिया है उसको मार्केट के अंदर रख रहे हैं। फैसल वोडा कहते हैं यहां काबिलियत का कोई सीन नहीं, जमहूरियत माफियाज के लिए है। इमरान खान था, इमरान खान को क्या आप फांसी चढ़ा दें? भाई उस पर केसेस हैं, उसने जो भी किया वो 3 साल के लिए था, 60 सालों से तो आप हैं। अब क्या हो रहा है पिछले 2 सालों से, उसका जवाब दें। 2 नहीं फैसल वोडा साहब, 4 सालों से वो कह रहे हैं कि उसका जवाब दें। इमरान खान को छोड़ दें, उनके ऊपर तो केसेस हैं, वो जेल में हैं। आप लोग अपना जवाब दें। 60 साल आपने मुल्क को लूटा है, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये वो सवाल पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक सूबे का 18 बिलियन मीडिया को दिया जा रहा है। 18 अरब रुपया जो है 1800 करोड़, 1800 करोड़। आपको एक दिन बताया था कि 1 अरब रुपया अगर आप घर में रख लें, बैंक में इन्वेस्ट ना करें, घर में रख लें, तो हर रोज 10,000 रुपया आप खर्च करें तो आपको 273 ईयर्स लगेंगे उस 1 अरब को खत्म करने में।
अगर बैंक में रख दें तो फिर आप बेशक हर रोज का 3 लाख रुपया खर्च करें, तब भी वो 1 अरब रुपया खत्म नहीं होगा पूरी जिंदगी, बल्कि 273 साल नहीं, उसके बाद भी जारी सारी रहेगा, क्योंकि उस पर प्रॉफिट लगता रहेगा बैंक के अंदर। अब ये 1800 करोड़ 18 अरब की बात हो रही है जो मीडिया को दिया है मरियम नवाज साहबा ने अपना बूथा लगाने के लिए, अपनी तस्वीर लगाने के लिए, अपनी प्रमोशन करने के लिए। ये फैसल वोडा कह रहे हैं अपने पोस्टर लगाने के लिए, अपनी तस्वीरें लगाने के लिए एक सूबे का 18 अरब मीडिया को दिया गया। ये क्या हो रहा है वो पूछ रहे हैं। इस 18 बिलियन से कितने यतीम बेवाओं की शादियां करवा सकते थे, उनके घर बनवा सकते थे, फैसल वोडा पूछ रहे हैं। फिर वो कहते हैं क्या आपको पता नहीं कि किस वजीर आला की नाक के नीचे एक औरत डाका डाल रही है। ये इशारा मेरा ख्याल है कि यह इशारा मरियम औरंगजेब की तरफ किया जा रहा है। सभी ये कहते हैं कि मरियम औरंगजेब जो है वो भरपूर तरीके से लूट रही हैं इस सारे मामले को, मतलब कि पैसा वो वसूल करती हैं, और ये इल्ज़ामात हैं, जाहिर है इसके हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और बहुत सारे लोग, ये तकरीबन अब ज़ुबान ज़दे आम है कि पंजाब के अंदर जितनी भी करप्शन हो रही है उसमें मरियम औरंगजेब जो हैं वो मेन एक कैटलिस्ट के तौर पर भी और मेन लिंचपिन के तौर पर भी काम कर रही हैं। मरियम नवाज़ जो हैं उनसे जो भी मामलात हैं वो डायरेक्टली डील नहीं करती, मरियम औरंगजेब डील करती हैं और वो उनके बिहाफ पर काम करती हैं। ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं एक हुक्मरान का बेटा जो बैरून मुल्क नहीं जा सकता, डाके डाल रहा है, यहाँ वीडियोस भी हैं, चीज़ें रुकेंगी नहीं। मेरे ख्याल में इसहाक डार के बेटे की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि दुबई के अंदर क्रिप्टो का कोई $300 मिलियन, ये इल्ज़ामात हैं, फिर हमारे पास कागजात नहीं है, जाहिर है 300 मिलियन क्रिप्टो के जो हैं वो उन्होंने ज़ाया कर दिए, या उन्होंने वहाँ पर लोगों के गवा दिए, या शायद चोरी कर लिए। ये सब इल्ज़ामात हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारे पास कोई कागजात नहीं है प्रूव करने के लिए, लेकिन वो दोबारा फैसल वोडा इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में एक ऐसी दवा आज़ाद हुई कि 2023 से लेके अब तक कोई हुक्मरान बीमार नहीं हुआ। वो कहते हैं ऐसी दवाई आ गई है शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के पास कि जो हमेशा बीमार रहते थे, 2023 से अभी तक कोई एक बार भी बीमार नहीं हुआ। फिर फैसल वोडा साहब की अब ये तमाम अगर बातें आप सुने, आप देखें, उन्हें ये भी पता है कि 18 अरब मीडिया को दिए, उन्हें ये भी पता है, ये उनको नहीं, ये पाकिस्तान के जर्नल्स हैं, आसिम मुनीर और उनके साथी जो जर्नल्स हैं। मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला या खराबी की जड़ पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं। ये शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, ये पपेट है। होता क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है, यही फौजी जर्नल्स जूता जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं कि इनको मारो, ये देखो कितने बड़े करप्ट हैं। जैसे अभी फैसल वोडा आपको बता रहे हैं कि बीमारी की दवाई ईजाद हो गई, ये बीमार नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि बेवाओं और यतीमों का इतना काम हो सकता था, 18 अरब दे दिए। वो कहते हैं कि मरियम और औरंगजेब की तरफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो करप्शन कर रही हैं, अली डार की तरफ इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा देखिए सभी सच्ची बातें उन्हें पता हैं, सभी सच्ची बातें पता हैं। मैं मौलवी तो नहीं हूँ, कोई फतवा नहीं दे सकता, लेकिन अगर किसी शख्स को किसी चीज़ का पता ही ना हो तो क़यामत के दिन हो सकता है अल्लाह की ज़ात उसे उस चीज़ के ऊपर जाने दे। अब यहाँ हमारे जर्नल्स की बदयांती देखिए कि इन्हें पता है 18 अरब मीडिया पे लगे हैं, इन्हें पता है करप्शन हो रही है, इन्हें पता है कि 60 साल से ये ख़ानदान, ये अपने मुंह से फैसल वोडा कह रहे हैं, ये जर्नल्स ही कह रहे हैं, ये DGC कह रहे हैं या DGISI कह रहे हैं, ये तमाम वो जर्नल्स ही कह रहे हैं अपने मुंह से। इन्हें पता है, पता होने के बावजूद अभी आसिम मुनीर की इनसे डील हो जाएगी, जो उसे चाहिए ये उसे दे देंगे और वो फिर से इन्हें बिल्कुल बना सवार के, क्लीन करके, ड्राई क्लीन करके आपके ऊपर मुसल्लत कर देंगे। तो फिर आपके लिए असल मसला ये हुए, ये पैरासाइट्स हुए, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, या असल मसला जर्नल्स हुए जो इनको इस्तेमाल करते हैं। तो जर्नल्स जब जब बातें करते हैं, हमें मुशर्रफ साहब भी बेवकूफ़ बना के गए, उससे पहले ज़ियाउल हक, उससे पहले याया खान, उससे पहले अयूब खान, तो ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन असल में ये अच्छी बातें कब तक करते हैं? आपको लूर करने के लिए। जैसे ही इनको इनके काम की डील मिल जाती है, ये अपना बस्ता उठाते हैं और निकल जाते हैं और उन्हीं लोगों को आपके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। तो फैसल वोडा साहब की ये जितनी भी बातें हैं, इनमें आपने बिल्कुल नहीं आना। असल मामला इसके अंदर ये है कि मिलिट्री जर्नल्स अपने लिए डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें वो 1400 अरब मिल गया और साथ आर्मी चीफ ने सदर बनना है, जैसे ही उसे मिल गया, इन सब खराबियों के बावजूद दोबारा इनको चूम चाट के आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो क्लैरिटी रखिए अपने जहन में कि आपकी असल मुसीबत क्या है। आने वाले वक्त में अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आए तो उन्हें भी क्लैरिटी रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है।
दोबारा एक दूसरे को, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के पीछे भाग पड़ती है, दूसरी पहले के पीछे भाग पड़ती है, और ये बीच में अपनी वारदात डालते रहते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।